हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का जो यूनिट 3 है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग, उसका पार्ट 6 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने यही यूनिट के 5 पार्ट्स रिलीज़ किए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। विद दिस हमने जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है उसके भी हमने वीडियोज़ रिलीज़ किए हैं, वो आप देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के भी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स क्या होते हैं, मैनुअल्स क्या होते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मास्टर चार्ट है, सप्लीमेंट्री चार्ट है, और भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि वर्टिकल चार्ट है, हॉरिजॉन्टल चार्ट है, सर्कुलर चार्ट है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। उसके बाद में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, किस किस टाइप का कल्चर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, वो चेंज हो सकता है या नहीं। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स हमने देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में हमने देखा ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है इन दोनों के बीच का, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। फिर सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखे। तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो वीडियोस देख के फिर ये वीडियो देखिएगा ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइजिंग वो क्लियर रहे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो लास्ट टाइम हमने देखा था ऑथोरिटी, उसी का कुछ पार्ट है जो बचा हुआ है, वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम जो इश्यूज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटी। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटी आर एज फॉलोज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है ऑथोरिटी के। फाउंडेशन फॉर गेटिंग थिंग्स डन। ओके, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन authority serves as the foundation upon which the work can be completed. It is the right to influence the actions and behaviors of others within an organization as well as the performance of certain activities with the intention of achieving predetermined goals. इसका मतलब क्या है? देखिए, ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि कोई भी पर्सन को, जो कि बॉस है, जो कि मैनेजर है, जो कि टॉप लेवल का अथॉरिटी है या वन ऑफ द हायर अथॉरिटी है, पर्सन है जिसे लीगल राइट्स दिए हैं अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, मतलब सबऑर्डिनेट्स मतलब उसके इमीडिएट बिलो काम करने वाले एम्प्लॉयज़, उनसे काम करवा के लेने का, ठीक है, उनको ऑर्डर्स देने का। ओके, तो यही चीज़ है अथॉरिटी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है फाउंडेशन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मतलब अगर उसके पास राइट्स है तो वो एक करेक्ट वे में एक्शंस लेके, करेक्ट बिहेवियर खुद का देके और एम्प्लॉयज़ से भी करेक्ट वे में काम करवा के ले सकता है। तो इसका पहला एडवांटेज यही है कि वो लोगों से, उसके एम्प्लॉयज़ से अच्छे से काम करवा के लेगा। दूसरा है लेजिटिमेसी। ऑथोरिटी इज़ रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट possesses some legitimacy, which means that it is accorded the right to ensure its own safe performance by other people. The right of this kind may be recognized by law or in a formal setting it may be have historical backing. देखिए, लेजिटिमेसी मतलब क्या, मैंने अभी आपको बोला ऑथोरिटी क्या होता है कि किसी वन ऑफ द मैनेजर को या बॉस को लीगल राइट दिया जाता है कि अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा के लो। मतलब उसको एक तरीके का लीगल राइट है कि वो अपने एम्प्लॉय से, अपने सबऑर्डिनेट से सेफ परफॉर्मेंस करवा के लेगा, ठीक है। वो उनसे करेक्ट वे में काम करवा के लेगा क्योंकि उसे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट करना है। क्यों? हमें ये बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजिंग। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग के अंडर ही ये सब चीज़ें आती है। ऑथेंटिसिटी एज मेजर्ड बाय कन्वेंशनल और जनरली रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द पोजिशन और ऑफिस दैट ही होल्ड्स विद इन the organization, the manager is granted the authority to exert some level of influence over the action of people who report to him. देखिए, एक होता है अथॉरिटी और दूसरा होता है ऑथेंटिसिटी। ये समझिए टर्म क्या है। देखिए, ऑथेंटिसिटी मतलब क्या है किसी एक पर्सन को वो काम करने का लीगल राइट देना,
पर्टिकुलर पर्सन को, वो है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, अथॉरिटी मतलब क्या है, उसको कोई भी इन जनरल एक पर्सन को ये लीगल राइट्स दिए हैं कि आपको ये काम करवा के लेना है, लेकिन ऑथेंटिसिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को वो राइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ब्रांच में है मेकर और चेकर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या अगर ब्रांच मैनेजर है, कुछ भी आपको काम करवा के लेना है, आप किसी फाइनल बिल्स पे साइन चाहिए, तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट अथॉरिटी से साइन लोगे वो ब्रांच में, जो कि है ब्रांच मैनेजर। तो क्या है, उसको वो अथॉरिटी है। लेकिन जब आप एक्चुअल में काम कर रहे हो, जो कि मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता है, सपोज़ वो ब्रांच में एक मेकर है या वो ब्रांच में एक चेकर है, तो जब वो सॉफ्टवेयर में अपना आईडी पासवर्ड डालेगा तो उस वहाँ पे सिर्फ वही एक एम्प्लॉय का आईडी पासवर्ड जाएगा। मतलब क्या है, वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को ही वो अथॉरिटी दी है। तो ऑथेंटिसिटी मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अथॉरिटी देना कि उसी को वो काम करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझा। तो लेजिटिमेसी मतलब क्या है, अथॉरिटी का कैरेक्टरिस्टिक है, उसको लीगल राइट मिलता है और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ये लीगल राइट मिलता है। और क्या होता है कि वो एक तरीके का सम लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उनसे काम करवा के लेने के लिए उन पे एक तरीके का उसका इन्फ्लुएंस होता है, एक प्रभाव होता है कि नहीं, उसे वो काम उस अपने सबॉर्डिनेट से करा के लेना है, तो उनको वो बात सुननी ही है। ठीक है, तो एक तरीके का वो इन्फ्लुएंस होता है। तीसरा है डिसीजन मेकिंग। द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर होल्डिंग पावर. When a manager evaluates the performance of his subordinates in relation to the flow of activities, he may decide to issue directives to his employees instructing them to act in a particular manner or prohibiting them from acting in that manner. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सिचुएशन आती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है while doing the work, तो वो पावर्स किसे दिए हैं, जिसे अथॉरिटी दी है, कौन, मैनेजर को। और वो एक बार डिसीजन लेगा तो उसके हिसाब से वो डायरेक्टिव्स, मतलब वो अपनी सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देगा कि उन्हें किस हिसाब से काम करना है, कैसे किस वे में काम करना है वो काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फोर्थ है सब्जेक्टिविटी इन इम्प्लीमेंटेशन। इवन दो अथॉरिटी इज पार्शियली ऑब्जेक्टिव, its exercise is heavily influenced by subjective factors such as personality of manager who is empowered to exercise authority in the context of a subordinate or a group of subordinates are major influences on how authority is exercised. मतलब जब कोई भी डिसीजन मैनेजर लेता है तो जब उसको इम्प्लीमेंटेट करने की बात आती है तो उसकी वो अथॉरिटी किसे दी गई है, मैनेजर को, और वो अपना इन्फ्लुएंस, मतलब वो अपने डायरेक्शंस देगा, उसी हिसाब से सबॉर्डिनेट्स को काम करना है, उसका एम्पावरमेंट किसे दिया है, मैनेजर को। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछा गया तो आपको कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, हमने पहले इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सबॉर्डिनेट को, जो कि नीचे के लेवल के, मतलब बिलो लेवल के काम करने वाले लोग हैं, और अथॉरिटी किसे दी जाती है, अबव लेवल या टॉप लेवल के, जो कि मैनेजर है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2 टाइप्स है। पहली है ऑपरेटिंग। इंडिविजुअल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस इन द वर्क प्लेस थ्रू द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. द पर्सन हु इज डूइंग वर्क इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और ऑब्लिगेड टू फुलफिल ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब एक बार किसी एम्प्लॉय को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो वो काम करने के लिए अकाउंटेबल कौन रहेगा, वो एम्प्लॉय। मतलब अगर उसको उसके मैनेजर की इंस्ट्रक्शन मिली कि आपको ये काम करना है तो वो काम उसी को करना है। पहली बात तो वो किसी को पास ऑन नहीं कर सकता, और फिर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, अगर वो काम अच्छे से होता है तो भी उसके लिए वही एम्प्लॉय अकाउंटेबल है, और अगर वो काम गलत तरीके से करता है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए अकाउंटेबल कौन रहेगा, वही पर्सन जिसने वो काम किया है। तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मैनेजर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग हिज और हर फाइनल टास्क, which is to see it that the work is carried out in an effectively by staff members. The manager, who is ultimately responsible because he or she is the one who ensures that the work gets done, bears the ultimate accountability. इसका मतलब क्या है, देखिए
सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसने वो काम ठीक से किया है या नहीं, उससे वो काम करवा के लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को कहते हैं अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किसको दी गई है? मैनेजर को। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? मैनेजर पे। और ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इंडिविजुअल की या सबऑर्डिनेट की, एम्प्लॉय की, जिसे वो काम करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, तो वो काम फाइनली करके लेना अच्छे से, वर्क गेट्स डन प्रॉपरली, ये कौन करेगा? मैनेजर। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूछा गया तो आपको इसका आंसर देना है कि ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी इंडिविजुअल या सबऑर्डिनेट काम करता है उसकी है, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं की इश्यूज। क्या क्या की इश्यूज है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में? ठीक है, व्हेन बिजनेस ट्राइव टू एनहांस एंड बेटर मैनेज their day-to-day operation, overcoming organizational challenges can be difficult obstacle for some of them to surmount। मतलब जब बिजनेस बढ़ रहा है तो डे टू डे चैलेंजेस करते वक्त कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही। Recognizing that there is a problem and pinpointing its origin is the first stage in the process of finding solutions to the challenges that arise in an organization. It takes time to discover where the problems are coming from and create appropriate remedies for each problem, but it is crucial for any organization that wants to grow and grow in a healthy way. Any organizations that wants to grow must take this step। देखिए बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब डे टू डे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही। अभी जब वो चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ना, तब वो उसका जो पिन पॉइंटिंग ओरिजिन, मतलब वो प्रॉब्लम्स का ओरिजिन समझना ज़रूरी है। एक बार वो प्रॉब्लम्स का ओरिजिन समझ गया तो उसको आप आसानी से उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हेल्दी वे में ग्रो करना है, ग्रो तो सभी करेंगे, लेकिन हेल्दी वे में ग्रो करने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं व्हाइल ग्रोइंग, उसे ओरिजिन से समझ के सॉल्व करना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं कौन से टाइप्स के इश्यूज रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। पहला है टर्नओवर, अ प्रॉब्लम that arises in an organization when significant number of workers quit their jobs on a regular basis is referred to as a high turnover rate। इसका मतलब क्या है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल रेगुलरली अगर जॉब छोड़ रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्विट कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हाई टर्नओवर रेट। मतलब टर्नओवर मतलब कि पीपल आर क्विटिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, पीपल आर रिजाइनिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है पहला इशू इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टू मेकअप फॉर दिस, अ कंपनी हैज़ टू continually bring in new employees to replace those positions. This could tie up resources at the organizational and cause delays in workflows at the company. Following are some potential causes of high turnover rates। देखिए, पहली बात तो अगर एम्प्लॉयज़ छोड़ रहे हैं जॉब, तो उनकी जगह नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, फिर उनको रिसोर्सेज फिर से रीअलोकेट करना। तो इन सब में क्या होता है, कंपनी के जो काम है ना, उनमें डिले होता है, क्योंकि ये सब प्रोसेस भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हाई टर्नओवर रेट्स के, क्यों एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करते हैं कंपनी से? देखते हैं। एम्प्लॉयज़ आर अनहैप्पी विद द मैनेजमेंट एंड द ऑफिशियल्स दैट रिप्रेजेंट देम इन लीडरशिप रूल्स। मतलब एम्प्लॉयज़ हैप्पी नहीं है, जो कि उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके मैनेजर हैं, उनके अबाउ लेवल के काम करने वाले लोग हैं, उनके लीडरशिप से। They are unhappy with the employment and do not believe it provides satisfaction to them। अगर वो अपने काम से या काम देने वाले से खुश नहीं है, उनको उससे वो काम करने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो भी तभी वो छोड़ सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द स्टाफ आर अंडरपेड एंड सीक इंक्रीज रिकम्पेंसेट फॉर द वर्क दे डू। अगर उनको वो अंडरपेड है, उनको लगता है कि उनका सैलरी सफिशिएंट नहीं है जितना वो काम करे, उनको ज़्यादा पे करना चाहिए, वो अंडरपेड अगर ऐसा उनको लगता है, तो दे कैन लीव। Employees are under the impression that their employer does not pay attention to their opinion, ideas and problems। अगर किसी एम्प्लॉय को लगा कि उनके जो ओपिनियंस है, उनके आइडियाज़ है, या उनके कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उनको उनका एम्प्लॉयर नहीं समझ पा रहा है, then employees of the team do not see any opportunities for the advancement inside the organization। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से उनको कुछ भी एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उनका करियर के लिए ग्रोथ नहीं है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में नहीं लग रही है ग्रोथ की,
तो भी वो छोड़ सकते हैं इन कंपनी। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है स्टूडेंट जिससे जो हाई टर्नओवर रेट मतलब ज़्यादातर एम्प्लॉय वर्कर्स क्विट करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इशू है प्रोडक्टिविटी। Productivity is measured by the amount of work that is successfully completed by the personnel while adhering to the established timeline. When a company has a high productivity, it suggests that they are hitting their production quotas, their business operations are running smoothly, and they are fulfilling the orders within the allotted time frame. देखिए, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक वर्कर, एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क वो कितना करता है उसको मेजर करने का यूनिट है प्रोडक्टिविटी। तो जब किसी भी कंपनी का हाई प्रोडक्टिविटी होता है मतलब क्या है कि उनके जो प्रोडक्शन कोटास है, उनके एम्प्लॉयज़ बेस्ट काम कर रहे हैं, अपना हाईएस्ट बेस्ट प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं और उसकी वजह से वो बिज़नेस अच्छे से चलता है और उनके ग्रोथ भी होते हैं। ठीक है, अलॉटेड टाइम में उनका काम कंप्लीट हो जाता है। लॉसेस इन प्रोडक्टिविटी कुड बी एक्सपीरियंस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो प्रोडक्टिविटी लॉस होने के क्या क्या रीज़न है? अगर एम्प्लॉयज़ अपना प्रोडक्टिविटी, अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे रहे हैं तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो देखते हैं। देयर आर नॉट इनफ पीपल ऑन द टीम्स, शायद वहाँ पे सफिशिएंट एम्प्लॉय ही नहीं हो जितने काम करने के लिए ज़रूरी है। द वर्कर्स आइदर गेट डिसइंटरेस्टेड इन देयर वर्क और बिकम डिस्ट्रैक्टेड। अगर वर्कर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है काम में या उनका कुछ डिस्ट्रैक्शन है, उनका ध्यान कहीं और भटक रहा है। अल्टरेशंस इन स्ट्रक्चर एंड द प्रैक्टिस मेड सडनली माइट बी डिसओरिएंटिंग। मतलब जिस तरीके से, जिस वे में वो काम कर रहे हैं, अगर उसी को चेंज किया जाए तो उससे भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकता है नए तरीके को अडॉप्ट करने में। Then difficulty of one of the tasks might be increased by factors such as unachievable deadlines and ineffective management. मतलब अगर किसी को अनअचीवेबल डेडलाइंस मतलब काम का ज़्यादा प्रेशर दिया जाए और बोला जाए कम से कम टाइम में आपको कंप्लीट करना है, तो क्या होगा? उस पर प्रेशर आएगा, वो अपना बेस्ट आउटपुट तो दे ही नहीं पाएगा एम्प्लॉय, लेकिन वो प्रेशर में आके और स्लो हो जाएगा और उसकी वजह से होगा क्या, उसका जो काम है वो इफेक्टिवली मैनेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ अ टूल दैट मैनेजर्स यूज टू गारंटी देयर टीम्स आर एडहरिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स सो दैट दे मे अकम्प्लिश देयर टास्क इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजर्स की ड्यूटी है अपने टीम मेंबर्स के जो काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स, उनसे इफेक्टिवली काम करा के लेना, लेकिन वो काम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स रेगुलेशंस है, पॉलिसीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के, जो स्टैंडर्ड्स है उसी के हिसाब से होने चाहिए, उससे बाहर जाके काम नहीं होने चाहिए। उसी को कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ये ड्यूटी किसकी है? चेक करना मैनेजर की। अ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, सिलेक्टिंग विच practices are to be kept and determining which practices do not offer value. It is possible for managers to put up procedures that are difficult to understand and complicated, which can lead to poor processes management. The leadership of a company is rigid and pays no attention to the opinions of workers, and the tasks that the teams are responsible for and the resources they require to complete it are not well understood by managers. देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट करा के लेना काम किसका है? मैनेजर का। लेकिन कभी कभी क्या होता है पुअर प्रोसेस मैनेजमेंट होती है, मतलब जिस वे में काम होना चाहिए वो स्टैंडर्ड से काम नहीं होता। तो उसके रीज़न्स क्या है? उसका पहला रीज़न है कि लीडरशिप ऑफ कंपनी इज़ रिजिड एंड पेज नो अटेंशन टू ओपिनियंस ऑफ वर्कर्स। देखिए, अगर लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, तो उनको काम करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे, कुछ चैलेंजेस आ रहे, तो उसे सॉल्व करना। ठीक है, और उस वे में थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रक्चर चेंज करना ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो कंफर्टेबल वे में काम करके फाइनल आउटपुट दे सके मैनेजर को और ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अगर लीडरशिप रिजिड है, अगर मैनेजर बोलता है कि नहीं मैं ये चेंजेस नहीं होने दूंगा, काम मैं जो बोल रहा हूँ वही में होना चाहिए चाहे आपको प्रॉब्लम सफ़र करने पड़े, तो क्या होगा? जिस वे में काम होना चाहिए उस वे में काम नहीं होगा। टास्क दैट देयर टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड द रिसोर्सेज दे रिक्वायर टू कंप्लीट आर नॉट वेल अंडरस्टूड। मतलब जो काम एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं वो कैसे इफेक्टिव वे में करे, कैसे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करे ताकि काम जल्दी से जल्दी और आसानी से कंप्लीट हो। तो ये अगर मैनेजर नहीं समझता है तो भी पुअर प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रोल स्पेसिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग इंडिविजुअल who is most competent for a position and then giving that job to the employee who is most fit for the role is called as role specification। मतलब बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट की प्रोसीजर है, किसी को जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय करती है तो क्या करते हैं,
इंटरव्यू लेते हैं और उनमें से वो काम के लिए, वो जॉब के लिए जो भी एम्प्लॉय सबसे बेस्ट फिट है उसी को वो सिलेक्ट कर दे, उसी को कहते हैं रोल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और डेफिशिएंसी इन द क्वालिटी ऑफ द रोल स्पेसिफिकेशन कैन कॉज डिस्ट्रप्शन इन द वर्कफ्लो, डिक्रीजेस इन एफिशिएंसी एंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द टीम, ठीक है। मतलब जो रोल स्पेसिफिकेशन का काम है, जो भी एम्प्लॉय करेक्ट जॉब के लिए करेक्ट एम्प्लॉय चूज़ करने का जो काम है, अगर उसमें डेफिशिएंसी रहेगी तो क्या होगा, काम तो अच्छे से नहीं होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो पर्सन वो काम अच्छे से कर सकता है अगर उसको वो अपॉइंट ही नहीं किया गया तो कैसे काम होगा अच्छे से। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली जो फिट नहीं वो अच्छे से कम्युनिकेट करके कैसे काम करेगा ना, जो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए फिट नहीं है। द प्रॉब्लम्स विद द रोल स्पेसिफिकेशन मे अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं ये रोल स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम होने के। पहला है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजर्स एक्ट इन अ बायस्ड मैनर टूवर्ड्स और अगेंस्ट पर्सन। अगर मैनेजर बायस्ड वे में सोच रहा है, वो अनबायस्ड वे में अपॉइंटिंग का प्रोसीजर नहीं कर रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अ हायरिंग मैनेजर विल नॉट पुट इन एन एफर्ट टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू विद अ कैंडिडेट। अगर वो अच्छे से एफर्ट नहीं दे रहा है कि प्रॉपर वे में इंटरव्यूज़ लेके अपॉइंटमेंट किया जाए। इट्स पॉसिबल दैट लीडरशिप डजंट फुल्ली कॉम्प्रिहेंड द कैपेबिलिटीज एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर टीम। देयर इज़ अ रिस्क दैट नेपोटिज्म विल रिजल्ट इन एन अनक्वालिफाइड न्यू हायर। तो ये सभी रीजन है स्टूडेंट्स जहाँ पे रोल स्पेसिफिकेशन में जो कि हायरिंग का प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप्स। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस क्लाइंट एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स one cultivates with those clients is among the most essential component of the prosperous business. Customers who are pleased with the products and services they receive are more likely to return for additional business and more additional purchase. मतलब क्या है कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहा है, उससे क्या आपके कस्टमर्स सेटिस्फाइड है, क्या वो उससे हैप्पी है। अगर वो उससे हैप्पी है तो ही वो फिर से वापस आएंगे एडिशनल बिजनेस के लिए, एडिशनल काम के लिए, नहीं तो वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। कस्टमर्स कुड बी अपसेट विद द कंपनी आइदर बिकॉज द वर्कर्स हु सर्व देम डिलीवर बैड कस्टमर सर्विस और बिकॉज द प्रोडक्ट इटसेल्फ डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेशंस। अगर आप कस्टमर्स को ठीक से सर्विस नहीं दोगे तो नेक्स्ट टाइम वो वापस नहीं आएगा, या उसके जो भी एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम योर प्रोडक्ट अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। Retraining personnel to give a highest level of customer service possible and engaging customers through polls, social media and other research methods may be one approach by addressing the problem of low customer satisfaction that arises within our organization. मतलब आप अपने जो पर्सनल्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ऐसा ट्रेनिंग दो कि वो बेस्ट सर्विस दे कस्टमर्स को, ताकि वो फिर से वापस आए। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन इज द प्रोसेस बाय विच बिजनेसेस जनरेट न्यू आइडियाज एंड ग्रो देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफरिंग्स। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट जस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग बट ऑल्सो रिसेप्टिव टू न्यू पॉसिबिलिटीज, one that stays current with the technological advances, would be the one that rises to the top of its field. Because of the following factors, organizations experience less innovation and become more stagnant. देखिए क्या होता है, जब जो एम्प्लॉय काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनको इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करके काम करने के लिए इनकरेज करते हैं तो उससे फ़ायदा ग्रोथ किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयज़ को अगर थोड़ा फ्रीडम दे कि वो अपने इनोवेटिव आइडिया यूज़ करके अगर काम कितना भी ज़्यादा या डिफ़िकल्ट हो उसको अच्छे से करे तो वो भी मोटिवेटेड होकर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको आप अच्छे से काम करने नहीं दोगे, मतलब उनको रिजिड वे में बोलोगे कि नहीं जो हमने बोला है उसी वे में काम करना है ना, इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ नहीं करने, तो वो भी एक तरीके का इशू है। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन लेस इनोवेशन एक्सपीरियंस करता है। दे हैव अ कल्चर एट द ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट इनकरेज एम्प्लॉय टू बी क्रिएटिव। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिव होने के लिए इनकरेज नहीं किए करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय आर्केक बिजनेस स्ट्रेटजीज दैट स्टिफल रादर दैन फॉस्टर इनोवेशन। मतलब अगर उनको कुछ बोलते हैं ना पुरानी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी ही यूज़ करके काम करना है तो क्या होगा,
वहाँ पे बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, उल्टा वो श्रिंक करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनोवेशन के लिए कुछ, ग्रोथ के लिए कुछ स्कोप ही नहीं दे रहे। ठीक है, नेक्स्ट इशू है टीम वर्क। टीम वर्क रिक्वायर्स मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑपरेट विद वन अनदर टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट। प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू कैन बोथ इंक्रीज थ्रू द इफेक्टिव टीम वर्क विच ऑल्सो मेक्स इट सिंपलियर फॉर एवरीवन टू कंप्लीट द असाइन टास्क। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छा प्रोडक्टिविटी चाहिए और ग्रोथ करके अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, तो उसके लिए सभी एम्प्लॉयज़ ने एक टीम वर्क में मिलकर काम करना ज़रूरी है। अगर वो टीम वर्क नहीं रहेगा तो वो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक तरीके का इशू ही है। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि टीम वर्क ना होने के? ठीक है, व्हेन मेंबर्स ऑफ द टीम हैव कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब जो टीम में काम करने वाले, जो ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनके अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उनके अलग अलग थिंकिंग है टूवर्ड्स द, अलग अलग ओपिनियन है फॉर डूइंग द वर्क, तो प्रॉब्लम हो सकता है। देर आर सर्टन पीपल हु गिव सिग्निफिकेंटली मोर टू इनिशिएटिव्स दैन अदर्स। ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि इनिशिएटिव लेने में ज़्यादा फोकस करते हैं दैन अदर्स। सर्टन एम्प्लॉयज़ रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रॉम मैनेजर्स। कोई किसी किसी ऑफिस में क्या होता है, कोई एम्प्लॉय को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंशियल, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मिलता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है ओवर अदर्स। द ऑर्गेनाइजेशन सफ़र्स फ्रॉम इनइफेक्टिव लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वहाँ पे टीम में अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये क्या थे? ये थे की इश्यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हमने देखे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में? पहला था टर्नओवर, दूसरा था प्रोडक्टिविटी, तीसरा प्रोसेस मैनेजमेंट, चौथा रोल स्पेसिफिकेशन, देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप्स, इनोवेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जो भी मेन कीवर्ड है वही ध्यान में रखना है। उसके रिगार्डिंग जो थियरी है, वंस आप एक बार वीडियो देख के पढ़ लोगे, बुक से रिवाइज़ कर लोगे, तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत है। बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लोगे तो आप वहाँ पे आंसर टिक कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हम स्ट्रक्चर समझते हैं तो ऑब्वियसली जैसे जैसे डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस तो होंगे ही, तो उसका कैसे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रिफर्स टू द एक्शंस दैट आर टेकन बाय अ कंपनी और अ बिजनेस to modify significant aspect of organization. These aspects may include company's culture, the underlying technologies or infrastructure that it makes use of, the function or their internal procedures. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप का चेंज हो सकता है? उसके कल्चर का चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, फंक्शनल जो फंक्शनिंग चल रहा है उसमें उसके टाइप में चेंज हो सकता है, प्रोसीजर्स पॉलिसीज़ में चेंजेस हो सकते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज़ वॉट इज़ मीन बाय टर्म ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो यही जो ट्रांजिशन है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑल्टरेशंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। चेंजेस कुड बी मेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, रूल्स, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी और कल्चर एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। मैंने अभी आपको बोला कि किस किस टाइप का चेंजेस हो सकता है। The process of utilizing change to bring about the successful resolution is referred to as a organizational change management. It typically involves the three primary steps: planning, implementation and follow up. देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तो वो चेंज को कैसे इफ़ेक्टिवली हम यूटिलाइज करें ताकि उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ही हो, उससे हमें फ़ायदा ही हो। तो उसके बेसिकली 3 प्राइमरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। विच आर द 3 प्राइमरी स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? पहला है प्लानिंग, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा है फॉलो। ठीक है, द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्रिवन बाय अ वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट टिपिकल वंस दैट मैनेजर्स आर कन्फ्रंटेड विद। तो कौन से टाइप के चेंज होते हैं और क्यों इसकी नीड पड़ती है चेंजेस करने की? ठीक है, क्यों चेंज? देखिए, क्या होता है, जब एक बार कोई एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने लगता है तो एम्प्लॉयज़ उससे कंफर्टेबल होने लगते हैं। फिर सडनली अगर उसमें चेंजेस होता है तो होता क्या है, मेनी पीपल आर मेनी टाइम्स बीइंग रेजिस्टेंस टू चेंज। तो वो चेंज के लिए हैप्पीली अडॉप्ट करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों ऑर्गेनाइजेशन अपने काम काज में चेंज करती है? देखिए,
न्यू मैनेजमेंट एट द हेल्म ऑफ अ बिजनेस एंटिटी और इन द अदर एरियाज और डिपार्टमेंट्स विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजमेंट चेंज हुई, ठीक है, या डिपार्टमेंट्स में चेंजेस हुआ, ठीक है, तो चेंज हो सकता है। अल्टरेशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ टीम्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के टीम्स में चेंजेस होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में अगर चेंजेस होते हैं, कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अगर लाई। अडॉप्शन ऑफ न्यू नोवेल बिजनेस मॉडल, अगर कोई न्यू बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया, ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है, ठीक है। देयर आर 3 प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज विच आर एज फॉलोज। देखिए कौन से टाइप्स के चेंजेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा स्टूडेंट्स। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस? पहला है डेवलपमेंटल चेंज, दूसरा है चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। डेवलपमेंटल चेंज, any modification to an organization that results in an improvement to the processes and procedures that have already been established। मतलब अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स चल रही है, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसको कहते हैं डेवलपमेंटल चेंज। चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन, दिस टाइप ऑफ चेंज मूव्स एन ऑर्गेनाइजेशन away from its existing state and into a new state to address a problem such as implementing a merger and acquisition or automating a task or a process. Example of this type of change include merging or acquiring other companies or automating a task or process। देखिए changes during transition मतलब क्या है? जैसे कि अभी सपोज कोई भी बैंक अगर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रहा है, तो उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में टेक ओवर किया या दोनों का मर्जर हुआ, एक्वायरिंग हुआ, तो ये टाइप में भी चेंजेस हो सकते हैं, तो इसी को कहते हैं चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, स्टेट मतलब पोजीशन, कंडीशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, सच चेंजेस रिफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड द वे ऑफ डूइंग बिजनेस दैट इज बोथ ड्रास्टिक एंड फंडामेंटल इन नेचर। When undergoing transformative change, it is possible that final effect will not be known. For instance, a company might branch out into a whole new product categories or market niches। मतलब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज होता है ना स्टूडेंट्स, मतलब कल्चर मतलब क्या? वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वे ऑफ डूइंग बिजनेस, वहाँ का वे ऑफ डूइंग वर्क, तो ये एक तरीके का ड्रास्टिक और फंडामेंटल चेंज होता है। मतलब क्या है कि वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को बहुत ही बड़ा चेंज को फेस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसका एक एग्जांपल देखिए कि अब कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट किसी नए कैटेगरी में लॉन्च किया मार्केट में, तो वो नए प्रोडक्ट को समझना, उसे लॉन्च करना, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सर्विस देना, तो ये किस पे आ जाएगा? मतलब ये किसे करना पड़ेगा? एम्प्लॉयज़ को। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। तो आई होप आपको ये तीनों चेंजेस समझ में आए हैं। 3 प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, डेवलपमेंटल चेंज, चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। अभी आगे देखते हैं कि जब ये चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे किस वे में मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज कैसे करना है। A methodical and systematic strategy for addressing transition or a change of an organization objectives, procedures and technologies is referred as a change management। मतलब ये चेंज को एक सिस्टमैटिकल और मेथोडिकल वे में एड्रेस करना, उसे मैनेज करना, इसी को कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। A goal of a change management is a put into action tactics that will bring about change, control change and assist individuals in becoming accustomed to change। मतलब जब चेंज मैनेजमेंट का जो गोल है वो क्या होता है कि चेंज क्यों हो रहा है, ये चेंज को कंट्रोल कौन कर रहा है, और ये चेंज होते वक्त जो इंडिविजुअल है, जो वर्कर्स है, उनको डायरेक्शन कौन दे रहा है टू अडॉप्ट दैट चेंज, ठीक है। ये सभी चीज़ें आती है चेंज मैनेजमेंट के गोल में। इवैल्यूएशन ऑफ ईच चेंज रिक्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। Examining how a change in one part of a project may affect the other parts of the project as well as the impact that change may have on the project is the responsibility of the project manager as well as a senior executive to oversee change control. Mark this is as very important, students.
जो प्रोजेक्ट का चेंज मैनेजमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी जाती है? प्रोजेक्ट मैनेजर को और सीनियर एग्जीक्यूटिव हु ओवरसी द चेंज कंट्रोल। जो भी चेंज कंट्रोल को हैंडल करते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेंज को एग्जामाइन करना, उससे चेंज मैनेजमेंट को समझना। Included on the list of facets of the project that require specific attention from the specialists in change control are the following। ठीक है, तो कैसे ये चेंज को हम कंट्रोल कर सकते हैं? स्कोप, change requests should be examined to determine how they will affect the scope of the project. This evaluation should be takes place in regard to the scope of the project। मतलब जो चेंज हो रहे हैं उसके लिए जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको एग्जामाइन करना, वो आता है स्कोप में। टाइमिंग, विद इवेल्यूटिंग चेंज रिक्वेस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ सच रिक्वेस्ट विल अफेक्ट द ओवरऑल टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस के रिक्वेस्ट आते हैं तो वो किस वे में अपने प्रोजेक्ट के टाइमिंग को अफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आपको एक काम दिया है कि वो 10 डेज़ में वो काम होना चाहिए और अगर बीच में कुछ चेंज रिक्वेस्ट आ गया रिगार्डिंग वो काम के रिगार्डिंग, तो क्या होगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट के टाइमिंग को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तीसरा है कॉस्टिंग, चेंज रिक्वेस्ट नीड टू बी एग्जामाइंड टू एस्टेब्लिश हाउ दे विल अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हम चेंजेस लाते हैं तो प्रोजेक्ट के कॉस्ट में भी कितना इफेक्ट पड़ता है वो भी देखना ज़रूरी है। सिंस द कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ ऑफन सिंगल हाईएस्ट एक्सपेंस एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, rushing through the completion of the project activities can result in significant and immediate shifts in a total cost of endeavor। अगर देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाईएस्ट क्या रहता है? सिंगल हाईएस्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ लेबर। मतलब जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है वो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट है, सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस है जो भी कोई भी बिजनेस को चालू रखने के लिए लगता है। तो अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो कैसे टोटल कॉस्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है, वो भी देखना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ चेंज रिक्वेस्ट रिगार्डिंग क्वालिटी। चेंज रिक्वेस्ट शुड बी एग्जामाइंड टू डिटरमाइन हाउ दे विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वंस इट इज़ फिनिश्ड। मतलब अगर हम प्रोजेक्ट चालू रहे हैं तभी अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं वो काम में चेंजेस करने के लिए, तो वो क्या अपने काम करने की क्वालिटी को, क्या प्रोजेक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, एन एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट टाइम टेबल इन अ पर्टिकुलर हैज़ अ पोटेंशियल टू इम्पेयर क्वालिटी एज डज द रैपिड कंप्लीशन ऑफ वर्क विच कैन लीड टू फ्लॉज। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हो, बीच में ही आपको डेडलाइन मिल गई कि इतने टाइम में आपको ये काम कंप्लीट करना है, तो और बीच में ही कोई चेंज आ गया, वर्क जिस वे में आप काम कर रहे हो उसमें चेंजेस चाहिए, तो क्या होगा? जल्दी काम करने के चक्कर में जो फ्लॉज है, मतलब क्या है, ठीक से सही तरीके से वो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब चेंज रिक्वेस्ट ले रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी तो नहीं अफेक्ट हो रही। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंज रिक्वेस्ट शुड बी असेस्ड टू सी whether or not there is a requirement of for additional or specialized labor. When the timetable of the projects need to be adjusted, the project manager runs the risk of losing valuable resources for the use of other tasks. मतलब क्या है कि जब भी आप कोई चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो काम करने के लिए आपको कुछ एडिशनल या स्पेशलाइज्ड लेबर, मतलब एडिशनल एम्प्लॉयज़ की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और बाद में पता चला जो जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते वो काम वो पर्टिकुलर डेडलाइन में, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वो आता है ह्यूमन रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस। चेंज रिक्वेस्ट दैट हैव बीन अप्रूव्ड शुड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम बी नोटिफाइड टू रिलीवेंट स्टेक होल्डर्स। मतलब जो भी चेंज रिक्वेस्ट आ रही है उसके रिगार्डिंग सभी स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट है, वो भी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, देन है रिस्क। चेंज रिक्वेस्ट नीड टू बी असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिस्क दैट आर पोज्ड बाय रिक्वेस्ट। Even very insignificant alterations might have a cascading effect on the project and increase the danger of logistical, financial or even physical complications। मतलब क्या है कि जब आप कोई भी चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो क्या उससे कोई रिस्क तो नहीं पजेस हो रही आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो नॉर्मल वर्किंग है उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, कुछ डेंजर तो नहीं हो रहा है, चाहे वो लॉजिस्टिकल हो, फाइनेंशियल हो या फिजिकल। ठीक है, तो ये आता है रिस्क में। Then next है recovery.
If the scope of the project changes, it may necessary to reevaluate the procurement of the supplies and contract personnel. अगर आप चेंज रिक्वेस्ट लेते हो और कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा आपको उसका कॉस्ट बैठेगा तो उसको रीवैल्यूएट करना और उसका रिकवरी करना, चाहे वो नॉर्मल सप्लायर से हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पीपल से हो, ठीक है, और फिर उसका प्रोक्योरमेंट करना, ये सभी चीज़ें आती है रिकवरी के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या थे, ये थे कि क्या क्या फैसेट्स है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स है जिसके ऊपर जो चेंज है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। स्कोप है, टाइमिंग है, कॉस्टिंग है, एवेल्यूशन ऑफ चेंज रिक्वेस्ट रिगार्डिंग क्वालिटी है, ह्यूमन रिसोर्स है, कम्युनिकेशन, रिस्क एंड रिकवरी। तो अगर आपको ऑड वन आउट में एग्जाम में पूछते हैं टू कंट्रोल, टू मैनेज द चेंज, व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ चेंज, तो ये सभी ऑप्शन में से कोई भी 4 देंगे, एक नहीं देंगे, तो आपको वो क्लिक इमीडिएटली होना इम्पॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। द एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग और बैटलिंग अगेंस्ट द मॉडिफिकेशंस और चेंजेस that affect the status quo is what we mean when we talk about the change resistance. This resistance may show itself in a single worker or permeate the entire workplace. देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है, ज़रूरी नहीं सभी एम्प्लॉयज़, सभी वर्कर्स उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करें, उसको हैप्पीली अडॉप्ट करें। कोई लोग उसको रेजिस्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दे आर नॉट बेसिकली रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, ठीक है। अ लैक ऑफ रेडीनेस टू एडजस्ट वंस बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशंस कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू चेंज। तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या इंडिकेशंस एम्प्लॉय दे सकते हैं टू रेजिस्ट टू द चेंज, ठीक है। डिनंसिएशन और फॉल्ट फाइंडिंग में भी वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करे। निट पिकिंग ओवर टाइनी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स में वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करे कि नहीं ये सही नहीं, वो सही नहीं। ऑफेंसिव और इंसल्टिंग रिमार्क्स, चाहे वो बोल सकते कि नहीं ये बराबर नहीं है, मे बी वो ऑफेंसिव वे में बोले या इंसल्टिंग वे में बोले। एब्सेंस इन मीटिंग्स, चाहे वो चेंज होने के जो मीटिंग्स है उसमें वो एब्सेंट रहे। डिसऑनरिंग कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट उन्होंने दी है काम करने की वो कंप्लीट ना करे। कंटिन्यूस आर्ग्यूमेंट्स, चाहे वो चेंजेस एडॉप्ट नहीं करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, वो नॉर्मल अच्छे वे में जिस वे में वो बिहेव करते हैं वो उसमें बिहेव ना करे। तो ये सभी इंडिकेशंस है कि अगर उनको चेंज एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हुए क्या क्या रेजिस्ट करने के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि चेंज मैनेजमेंट के लिए क्या क्या अप्रोचेस है। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग थियोरिटिस्ट ने अपने अपने थियोरीज दिए हैं। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि है अप्रोचेस टू चेंज मैनेजमेंट और अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग टेक्निक्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ चेंज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट इज ऑन गोइंग एंड रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, नॉलेज, डिवोटेशन एंड एफर्ट. Because it involves participation of people or employees of the organization, these people may also be affected by the changes that are being made. An organization must first determine why it needs the changes and how it will benefit from the changes before adopting one of the many effective changes and techniques. देखिए क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं तो उनके वो ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो ये उनके दिमाग में फिक्स होना ज़रूरी है कि वो चेंजेस वो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या बेनिफिट होंगे ऑर्गेनाइजेशन को और क्या बेनिफिट होंगे उनके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तभी तो वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंजेस एडॉप्ट कर पाएगी। वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें वो चेंजेस एडॉप्ट करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए उनको इनकरेज कर पाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या इफ़ेक्टिव टेक्निक्स है अलग अलग साइंटिस्ट्स के। सबसे पहला टेक्निक है, मॉडल है ल्यूइन चेंज मैनेजमेंट मॉडल। स्टूडेंट्स मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 मॉडल्स मिलेंगे। ल्यूइन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल, मैकिन्स्की 7S मॉडल, कॉटस चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फिर है नच थियोरी, फिर अटकर मॉडल, देन ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल एंड क्यूबलर रॉस 5 स्टेज मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो समझिएगा ये क्या है। ल्यूइन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। Kurt Lewin 1890 to 1947 was a social psychologist
who extensively work covered studies of leadership styles and their effects, work on the group decision making, development of force field theory, and the unfreeze, change and refreeze change management model. The action research approach to the research and the group dynamics approach to training, especially in the form of T groups. देखिए, जो ल्यूइस का चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, वो एक साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने अलग अलग लीडरशिप के स्टाइल्स जो है उन पे स्टडी किए हैं, फिर उनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, चाहे ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो, चाहे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग हो, डेवलपमेंट ऑफ फील्ड फोर्स थियरी। तो इनका काम भी पूछा जा सकता है, आपको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट डन बाय कुर्ट लुईन, हु इज़ फेमस फॉर चेंज मैनेजमेंट मॉडल। तो उन्होंने क्या क्या किया है, उनका स्टडीज़ है लीडरशिप स्टाइल्स में, उनके इफ़ेक्ट्स में, देन वर्क ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, डेवलपमेंट ऑफ फोर्स फील्ड थियरी है, और जो उनका फाइनल मॉडल जो कि अभी हम देखेंगे अनफ्रीज चेंज एंड रिफ्रीज चेंज मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें दी है। द चेंज मैनेजमेंट मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय लुईन, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड सक्सेसफुल मॉडल अवेलेबल टू अस टुडे। ठीक है, और इसका उन्होंने स्टार्टिंग कब किया था, 1940s में। ठीक है, और ये ऐसा मॉडल है कि इसका स्टार्टिंग उन्होंने किया था 1940s में, लेकिन वो अभी तक एप्लीकेबल है, मतलब वो इतना इफ़ेक्टिव है, अभी तक हम उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ल्यूइन यूज द ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू अ ब्लॉक ऑफ आइस टू इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी फेजेस विच आर अनफ्रीज, चेंज एंड रिफ्रीज। देखिए, बेसिकली ल्यूइन का चेंज मैनेजमेंट मॉडल है ना, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलता है। पहला है अनफ्रीज, उसका पहला स्टेप है, दूसरा है चेंज और तीसरा है रिफ्रीज। मतलब आप सॉलिड टू लिक्विड टू ब्लॉक ऑफ आइस तक जा सकते हैं। मतलब अनफ्रीज मतलब आप ऐसे समझिए, कोई आइस का ब्लॉक है, आइस क्यूब है, वो क्या फॉर्म में है, सॉलिड में, तो आप उसको अनफ्रीज करोगे, मतलब क्या करोगे, आप वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में उसको लेके आओगे, फिर उसमें आप चेंजेस करोगे, और फिर वो लिक्विड में से फिर से उसको चेंज करके क्या करोगे, रिफ्रीज करोगे, मतलब उससे लिक्विड फॉर्म से फिर से लेके आओगे ब्लॉक ऑफ आइस, फिर से उसको सॉलिड फॉर्म में आइस क्यूब में लेके आओगे। इसी को यूज़ करेंगे आप बिजनेस में, तो उसी को कहते हैं चेंज ट्रांजिशन मॉडल। लेकिन एक इसको, ये चेंज ट्रांजिशन मॉडल को आपको एक आइस क्यूब के एग्जाम्पल से समझना है। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग तो रेजिस्ट करेंगे ही ना, सभी तो अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहला है अनफ्रीज। अकॉर्डिंग टू ल्यूइन मेथोडोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ चेंज। पहला स्टेप क्या होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ल्यूइस मेथोडोलॉजीज में, कि चेंज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ये पहला स्टेज है, आपको चेंज के लिए प्रिपेयर रहना है। This indicates that the organization must be prepared not only for the possibility of change, but also for the fact that changes is both significant and essential. तो ऑर्गेनाइजेशन को ना कि सिर्फ प्रिपेयर रहना है कि ऐसा पॉसिबल चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए भी उसे प्रिपेयर रहना है और उसे वो समझना है और अपने एम्प्लॉयज़ को समझाना है। इट इज़ क्रूशियल टू गेट ओवर दिस फेज बिकॉज मोस्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू फाइट द चेंज, एंड इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू गेट द पास्ट द स्टेटस को, making people realize why there is a need to change existing method and how change can benefit the most important thing that can be done here. मतलब बेसिकली पहला स्टेज क्या होता है, चेंज होने वाला रहता है, तो आपको ना कि सिर्फ चेंज के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहना है, लेकिन वो चेंज किससे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिशियल रहेगा, कैसे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इसेंशियल है, वो समझना है और समझाना है। किसे, एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, किसे, मैनेजर्स को। ठीक है, मैनेजर्स ने एम्प्लॉयज़ को समझाना। तो जब चेंजेस होने वाले रहते हैं तो पहले तो एम्प्लॉयज़ उसको रेजिस्ट करते हैं, ये अभी हमने देखा, लेकिन फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, जब एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट कर रहे हैं, वो चेंजेस को हैप्पीली अडॉप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनको रियलाइज़ करवा के लेना कि वो चेंजेस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तभी तो वो उसको अच्छे से अडॉप्ट करेंगे, और वो चेंजेस करके ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा होगा। दूसरा स्टेप है चेंज।
मतलब एक बार आपने एम्प्लॉयज़ को रियलाइज़ करवाया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और उनको ये क्यों अच्छे से अडॉप्ट करना ज़रूरी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बाद आता है चेंज एक्चुअली करना। द टू ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हैपन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस कैन टेक सम टाइम टू कंप्लीट बिकॉज people typically need some time to adjust to new happenings, advancements and changes in their environment. At this point, strong leaderships and assurance are essential because they not only point the process in the right path but also make it simpler for the individuals or workers who are participating in the process. The successful completion of this phase relies heavily on a clear communication as well as a precise scheduling. देखिए, एक बार आपने एम्प्लॉयज़ को रियलाइज़ करवाया कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है चेंजेस करना, तो वो अभी अच्छे से हैप्पीली एक्सेप्ट हो गए, एग्री हो गए कि उनको अडॉप्ट करना है, ठीक है, और वो अच्छे से उसको अडॉप्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप है जो एक्चुअली चेंज होता है। तब क्या होता है, चेंज जब हो रहा है, चाहे वो न्यू हैपनिंग्स कुछ हो सकते हैं, कुछ एडवांसमेंट्स हो सकते हैं, कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज़ के चेंजेस हो सकता है। तो इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वहाँ पे होना और अश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ को अश्योरेंस देना कि डोंट वरी, ये चेंजेस आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए हो रहे हैं और इससे मतलब वी आर इन राइट पाथ और इससे आपका वर्किंग और सिंपलर हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सब चीज़ करते वक्त एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बिटवीन मैनेजर एंड हिज एम्प्लॉय, मतलब जो पर्सन चेंजेस को कंट्रोल कर रहा है, चेंजेस करवा रहा है और जो एक्चुअली अडॉप्ट करके चेंजेस करके काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है रिफ्रीज, ओके। तो मतलब पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, अनफ्रीज, तो चेंजेस के लिए रेडी करवाओ एम्प्लॉयज़ को। दूसरा है चेंज, जबकि चेंज एक्चुअली हो रहा है तो उसको अडॉप्ट करके चेंज एनवायरनमेंट में काम करो। और फिर तीसरा है रिफ्रीज, मतलब अभी फिर से एक बार चेंज एक्सेप्ट कर लिया तो वो न्यू एनवायरनमेंट में काम करने के लिए एक नॉर्मल वर्किंग होना, मतलब एक यूज टू होना न्यू एनवायरनमेंट के लिए। एट दिस स्टेज द पीपल इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैव शोन दैट दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट, एम्ब्रेस एंड वर्क टू पुट चेंज इनटू द इफेक्ट। एज अ रिजल्ट द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स रिटर्निंग टू इट्स प्रीवियस स्टेट। बिकॉज ऑफ दिस स्टेज इज रिफर्ड टू एज अ रिसाइकलिंग स्टेज। मतलब क्या है, एक बार आपने चेंजेस करने के लिए उनको एग्री करवाया, अनफ्रीज, फिर चेंजेस हो गए, वो उन्होंने अच्छे से अडॉप्ट किए, न्यू एनवायरनमेंट में वो लोग काम करना स्टार्ट किए। फिर तीसरा स्टेज है रिफ्रीज, मतलब क्या है, वो नए एनवायरनमेंट में काम करने के लिए अभी वो एक नॉर्मल रूटीन में आना, तो वो चेंज वो एक्सेप्ट करेंगे, उसे एम्ब्रेस करेंगे और वो एनवायरनमेंट वो अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। तो वो एक्चुअली स्टार्ट्स रिटर्निंग इनटू प्रीवियस स्टेट, मतलब वो न्यू एनवायरनमेंट में, न्यू चेंज स्टेट में वो कंफर्टेबल होके वहाँ पे काम करेंगे। तो इसी रिफ्रीज स्टेज को आप रिसाइकलिंग स्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रिफ्रीज स्टेज को आप क्या बोल सकते हैं, रिसाइकलिंग स्टेज भी। एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन वर्कर्स एंड प्रोसेसेस बिगिन टू रिफ्रीज, थिंग्स स्टार्ट टू गेटिंग नॉर्मल, स्पीड एंड रूटीन, मतलब थिंग्स यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे और फिर नए एनवायरनमेंट में वो काम करने के लिए यूज टू हो जाएंगे, नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल रूटीन से वो काम करेंगे। टू मेक श्योर दैट चेंजेस आर ऑलवेज हार्नेस्ड एंड पुट इनटू एक्शन इवन आफ्टर गोल हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड, दिस फेज रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ द पीपल। तो मतलब एक बार चेंजेस कर दिए तो अभी अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, न्यू चेंजेस के जो वे है वो पीपल ने अडॉप्ट करके अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, इसके लिए असिस्टेंस, पीपल को असिस्ट करना और उनसे एक तरीके का फीडबैक लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फेज़ में बेसिकली एम्प्लॉयज़ अपने नॉर्मल जोन में जाते हैं, अपने ईज़ में जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं वो चेंज के लिए, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग यूनिट 3 का पार्ट 6। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट मॉडल है ल्यूइस चेंज मैनेजमेंट मॉडल वो देखा। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के जो मॉडल्स हैं, मैकिन्स्की 7S मॉडल, फिर कॉटस चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल, नच थ्योरी और कोबलर रॉस 5 स्टेज मॉडल, अडकर मॉडल, ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल, ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे।
लाइक कीजिएगा अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो। कुछ डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका एग्ज़ाम के पहले कवर हो, एंड इफ़ पॉसिबल हम MCQ सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आए। और जल्द ही हम हमारे चैनल पे आपके लिए BRBL के जो बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है उसके भी लेक्चर्स लाने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें बिफोर एग्ज़ाम, ताकि जो न्यू सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में ऐड हुए उसका आप पे प्रेशर ना पड़े। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।